आज की हमारी कक्षा होने वाली है अधिगम एवं शिक्षण। टॉपिक रहेगा हमारा अधिगम का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं और प्रकार। यानी कि अधिगम का अर्थ, प्रकृति, विशेषता और प्रकार पर आधारित एक क्लास होने वाली है। यूपी बीएलएड फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। यहाँ से हमारा टारगेट है 90% से थ्योरी में प्लस लाएं, यानी कि 90% अंक से हमें अधिक लाने हैं थ्योरी के अंदर। तो मैं जितेंद्र सिंह जेएस एजुकेशन यूट्यूब माध्यम से आज से आपके लिए लाया हूं अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित ये टॉपिक। बीएड फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, कहीं पर सेकंड ईयर में पूछा जाता है, डीएलएड में भी आपके पूछा जाता, तो कई जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं आज अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की प्रकृति, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के प्रकार। तो इन पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका यूपी बीएलएड में भी बनता है, आपका यूपी बीएड में भी बनता है आपका क्वेश्चन, और इसके अलावा टेट, सुपर टेट और आपके केबीएस रीट, यानी कि जो आपके परीक्षा होती हैं टीचर बनने के लिए, उन परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, जो आपकी पात्रता परीक्षाएं हैं। तो अधिगम का अर्थ समझेंगे यहाँ मोटा तौर पर, जो कि हम पहले कई बार इसका डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं, और ये जो है लर्निंग का एक हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। हर एक व्यक्ति बचपन से ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि अधिगम अंग्रेजी भाषा के लर्निंग से निकला है, यानी कि लर्निंग जो है इंग्लिश में बोलते हैं इसे, उसका मतलब होता है सीखना। यानी हम जो भी सीखते हैं, जो भी हमें जानकारी मिलती है, चाहे वो हमें किसी व्यावहारिक रूप से मिले, चाहे वो किसी शिक्षक द्वारा मिले, चाहे वो हमारे घर में किसी सदस्य द्वारा मिले, खेल के मैदान में मिले, या हमें जो है कहीं पर जो है कोई काम करते हैं वहाँ पर हमें कोई जानकारी मिले, यानी कोई चीज़ हम सीखते हैं, तो उस सीखने को क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को तो अनुकरण कर द्वारा सीखा जाता है, यानी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं अपने जीवन में, हम दूसरों को देख देख कर सीख लेते हैं, उनकी नकल कर करके सीख लेते हैं, यानी अनुकरण करके सीख लेते हैं। लेकिन कुछ को तो वातावरण के द्वारा सीखा जाता है, कोई चीज़ हमें वातावरण से सीखने को मिल जाती है। बहुत सी चीज़ें हम आसपास के वातावरण को देख कर सीख सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम व्यवहार के द्वारा सीखते हैं, यानी कुछ चीज़ को हम जब समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर एक्टिविटीज करते हैं, वहाँ पर व्यवहार जीवन जीते हैं, तो अपने व्यवहारों द्वारा कुछ चीज़ें सीख जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया जो सीखना है एक तरीके से ये सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलती रहती है। ये जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलती है। और यहाँ तक कि हमारे वेदों में तो ये है कि गर्भधान से सीखने की प्रक्रिया चलती है और मृत्यु अवस्था तक चलती रहती है। जैसे कि अभिमन्यु गर्भावस्था में ही जो है बहुत सारी विद्याएं अपनी गर्भावस्था में सीख ली थी उसने। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है अधिगम की, यानी जीवन भर हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं, अनुकरण द्वारा, वातावरण द्वारा या अपने व्यवहार द्वारा हम सीखते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। यानी कि जो हमारा स्वाभाविक व्यवहार है, जो बच्चे का स्वाभाविक व्यवहार है, उसमें परिवर्तन करना भी क्या होगा? एक तरीके से अधिगम करना होगा, यानी सिखाना होगा। किसी बच्चे को जो है सही से नहीं बोलता, या किसी बच्चे को जो है कोई कपड़े पहनने नहीं आते, हमने उस बच्चे को वो कपड़े पहनने सिखा दिए, तो क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, उसका बोलने का अंदाज बदल गया, उसका बैठने का अंदाज बदल गया, वो लिखे पढ़े लोगों की तरह बोलने लगा, तो वो क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो सीखने से क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। यानी बच्चे के व्यवहार में या मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम द्वारा होता है, सीखने के द्वारा होता है। अधिगम की परिभाषाएं, अब कुछ विद्वानों ने अधिगम की परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को देख लेते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आपके सी टेट में, टेट में और सुपर टेट में तो मेन तौर पर आपका लिखा हुआ जाता है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। किसने कहा है? वुडवर्ड ने कहा है, स्किनर ने कहा है, गेट्स ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, किसने कहा है? तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इन परिभाषाओं को आप अपने मन में अभी से आज से ही बैठाते हुए चलेंगे, ना कि आप ये देखेंगे कि ये तो हमें बीएड की परीक्षा पास करनी है, थोड़ी रट लेंगे और काम चल जाएगा। नहीं, एक दिन में आप परिभाषा नहीं रट सकते। हर टॉपिक में 10-15 परिभाषाएं मेन हैं, और उन टॉपिक में से जो है वो परिभाषा
निकल कर आती है आपके सुपर टेट और टेट में। तो आपको तैयारी करनी है तो अभी से ही अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करके परिभाषा देखते हैं। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। यानी हमने कोई नवीन ज्ञान ले लिया, कोई नई जानकारी ले ली, नई नॉलेज ले ली, या कोई नई प्रतिक्रिया सीख ली, कोई क्रिया करनी आ गई हमसे नई, तो उसका जब हमने अर्जन कर लिया तो वो प्रक्रिया क्या हुई, अधिगम हुआ। वो क्या चीज़ हुई, सीखना हुआ। तो कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नई प्रतिक्रिया करनी सीखते हैं, तो वो क्या हुई, अधिगम यानी सीखना हुआ। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी कि व्यवहार के अंदर हम कोई चीज़ को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी कहीं गए हम, वहाँ की जो सामाजिक नीड्स है या वहाँ जैसे रहते हैं लोग, उस तरीके के हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उस तरीके से लोगों का अभिवादन करना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो है जिस तरीके का खाना खाते हैं उस तरीके से हमने खाना खाना शुरू कर दिया। तो अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में, अपने व्यवहारिक जीवन में जो हम परिवर्तन अनुकूलन करते हैं किसी चीज़ के लिए, अपने व्यवहार को बदलते हैं, तो वो क्या होता है, अधिगम होता है। गेट्स व अन्य के अनुसार सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यानी सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, अपने अनुभवों द्वारा, अपने प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी कि जैसे कि कोई टीचर है, टीचर बनने जा रहा है, मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन करके आया वो कोई बच्चा, और वो जो है सिर्फ अभी अध्यापक बनना चाहता है, लेकिन उसका व्यवहार में उसके पास वो टेक्निक नहीं है। तो उसने क्या किया, कुछ अनुभव लिए, अपनी क्लास में भी ऐड की, कुछ उनने प्रशिक्षण लिया, कुछ सीखा वो। तो उस प्रशिक्षण, उस अनुभवों के द्वारा क्या हुआ, उसने अपने व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन कर लिया। उसके अंदर जो है शिक्षक वाले गुण विकसित हो गए। यानी कि किस प्रकार से चौक पकड़ते हैं, किस प्रकार से क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं, किस प्रकार से क्लास में बच्चों को जो है हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने अनुभवों से, अपने प्रशिक्षण से क्या हुआ, उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। ये क्या हुआ, सीखना हुआ। हिलगार्ड के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम है। अब देखिए सबसे बढ़िया परिभाषा है ये। हम कहीं गए, मान लीजिए वहां की सभ्यता है कि वहां पर जो है आपको पूरे कपड़े पहन के रहना है। पूरे कपड़े से मेरा मतलब है कि आपको जो है हमेशा सर पर जो है पगड़ी रखनी है, आपको सर से लेकर पैर तक कोई ना कोई वस्त्र पहनने हैं। तो वहाँ की ये जो है एक तरीके से परिस्थिति हो गई। वहाँ पर पानी कम है, तो वहाँ पर पानी का यूज हमें जो है सीमित मात्रा में करना है, अपना नहाने धोने की जो है सीमित क्रियाएं करनी है। वहाँ पर अनाज नहीं होता, तो हमें मछली या और चीज़ें जो होती हैं, तो वहाँ से जो चीज़ है तो उनमें अपनी खाने की आदतों को बदल लिया। यानी कि अपने आप को उसी परिस्थिति में ढाल लिया हमने, उनके अनुकूलित कर लिया नवीन परिस्थितियों के। तो वो क्या हो गया, एक सीखना हो गया, एक अधिगम हो गया। तो अधिगम द्वारा हम कहीं भी नवीन परिस्थिति है तो अपने आप को जल्दी से ढाल लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, अधिगम होता है। अब गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड की परिभाषा कई बार एग्जाम में आई है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। यानी कि किसी व्यवहार को देखकर, अपने व्यवहार से, किसी और के अन्य के व्यवहार से, हम जब व्यवहारिक जीवन में एक एक्टिविटीज करते हैं, व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो उन परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। अब क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी सीखना क्या है, नई आदतें आ गई हमारे अंदर। यानी कि पहले जो थे हम नमस्ते नहीं करते थे, लेकिन जिस समाज में हम गए, लिखे पढ़े समाज में गए, वहाँ पर सब नमस्ते कर रहे हैं हाथ जोड़कर। नई चीज़ें सीख ली, नई नॉलेज मिल गई, हमें नया ज्ञान मिल गया कि उसके बारे में हमें नई नई चीज़ें मिल गई। अभिवृत्तियाँ, यानी कि जो हमारे अंदर जो नई सीखने की वृत्तियां हैं, तो उनका अनुभव हुआ हमें। तो इन आदतों के और नए ज्ञानों के और इन अभिवृत्तियों के अर्जन को क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे, क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो कुल मिलाकर बात यह है, व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब अपने अनुभवों, अपने व्यवहार और अपनी इन क्रियाओं के द्वारा जो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने अनुभवों द्वारा, अपने प्रशिक्षण द्वारा, अपने वातावरण द्वारा जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, वो क्या होता है, सीखना होता है। या आप उल्टे इसे कह सकते हैं, सीखना क्या है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना।
यानी कि जैसा वातावरण है, जैसा देश काल स्थिति है, उसके अनुकूल ढालना अपने आप को, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, वो क्या हुआ, अधिगम हुआ। इसे जो है अधिगम कहते हैं, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी कि हम कोई नई चीज सीखे, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, ये क्या हुआ, अधिगम हुआ। अब अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति में बात करेंगे। प्रकृति, अधिगम यानी सीखने की, लर्निंग की प्रकृति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब है ये सब जगह लागू होती है। कोई भी देश हो, किसी भी देश का कोई भी जीवधारी हो, जंतु हो, मनुष्य हो, जो भी है, उसके अंदर जो है अधिगम जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सब के अंदर होती है, जितने भी जीव जंतु इस संसार में हैं। तो अधिगम न तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या समाज तक सीमित है, न ही केवल व्यक्तियों तक, वरन समस्त विश्व के समस्त प्राणी अधिगम के आधार पर विकास करते रहते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट समाज में या किसी विशिष्ट देश में या किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए अधिगम नहीं है। अधिगम संपूर्ण जितने भी जीवधारियां उनके अंदर होता है, और उस अधिगम के आधार पर ही वो अपना विकास करते हैं। मनुष्य ने अधिगम ज़्यादा करा, मनुष्य ने ज़्यादा चीज़ें सीख ली तो मनुष्य का विकास ज़्यादा हो गया। पशु पक्षी ने कम सीख पाए तो उनके अंदर उनका विकास कम हुआ। तो इस तरीके से अधिगम जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी पूरे वर्ल्ड में हर जीवधारी के अंदर अधिगम की प्रक्रिया होती है। तो ये इसकी प्रकृति हुई। दूसरी प्रकृति क्या है अधिगम की, अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है। यानी कि अविरल का मतलब होता है कि इसमें कोई विराम नहीं होता, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक ने जन्म लिया या जीवधारी ने जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो है कहीं अधिगम की प्रक्रिया रुकती नहीं है, यानी कि बिना रुके चलती रहती है। तो ये अधिगम की जो विकास की अविरल प्रक्रिया है, ये इसकी प्रकृति हुई, यानी कि ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये इसकी प्रकृति हुई। अधिगम वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम क्या करता है, अधिगम की क्या प्रकृति है। अधिगम की प्रकृति, अधिगम का नेचर है कि वो आपको इस योग्य बनाता है कि वो आप किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लें, अपने आप को ऐसा ढाल लें कि उस वातावरण में आप आसानी से जीवन यापन कर सकें, यानी कि अपने आप को उसमें अनुकूलित कर लें। तो अधिगम वातावरण में अनुकूलित करने की प्रक्रिया है, यानी कि ये इसकी प्रकृति हुई। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम द्वारा देखिए विकास होता है, आप मानेंगे जो अब से 1000 वर्ष पूर्व मानव की स्थिति, वो अब कहाँ पहुंच गई है मानव की स्थिति। तो आप देख रहे हैं मानव ने अधिगम द्वारा यानी सीख सीख के किस प्रकार से अपने अंदर विकास कर लिया, और दिन बे दिन अधिगम द्वारा हम जो है अपने अंदर विकास कर रहे हैं। तो दिन बे दिन मानव के अंदर विकास हो रहा है। तो अधिगम द्वारा विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, यानी कि विकास जो होता है सीखने से होता है, अधिगम से होता है। यदि आप अधिगम या सीखना बंद कर देंगे किसी भी क्षेत्र में तो आपका विकास वहीं पर रुक जाएगा। आपने मान लीजिए कोई कोर्स कर लिया, मान लीजिए आपने जो है खाली बीए कर लिया, बीए के बाद आपने वहीं पर जो है अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया। मान लीजिए हिस्ट्री से आपने बीए करा, आपने हिस्ट्री को जहाँ तक पढ़ा, आपने बैचलर डिग्री की तो वहीं तक आपका विकास हो गया। लेकिन आपने मास्टर कर लिया तो वो विकास हो रहा हो गया, आपने और चीज़ें सीख ली तो सीखने से आपका विकास बढ़ा। आपने पीएचडी कर ली तो सीखने से आपका और विकास बढ़ा। तो इस तरीके से सीखने से अधिगम से जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अधिगम की जो प्रकृति हुई वो क्या हुई, विकास करने वाले होनी, विकास की प्रक्रिया हुई अधिगम की प्रकृति। अगली प्रकृति क्या है अधिगम की, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए अधिगम या सीखना तभी संभव है जब आपका कोई उद्देश्य होगा, जब आपका कोई लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के उद्देश्य बनाओगे, उन उद्देश्यों के लिए जो है आप नई नई चीजें सीखोगे। यानी कि आपने कहा कि मुझे टीचर बनना है, मुझे अध्यापक बनना है, तो आपने अध्यापक बनने के लिए बीएड का कोर्स लिया। आपने उद्देश्य बनाए कि मुझे बीएड करना है, बीएड के बाद अगला उद्देश्य आपको टेट करना है, उससे अगला उद्देश्य हुआ आपको सुपर टेट करना है, और उसके बाद आपका जो लक्ष्य हुआ वो हुआ आपका सरकारी अध्यापक बनना। तो अधिगम आप तभी सीख रहे हैं जब आपका उद्देश्य है कोई। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो आप सीख इसी स्तर से नहीं सीखेंगे, और शायद बिल्कुल ना सीखें किसी भी चीज़ को। जब तक आपका उद्देश्य नहीं होगा किसी चीज़ को लेकर तो आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ नहीं सीखी जाती। जब तक हमारे अंदर कोई उद्देश्य नहीं है कि इस काम को करके हम ये करेंगे, हमारा टारगेट फिक्स नहीं है, तो हम सीखने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अधिगम का जो नेचर हुआ, प्रकृति हुई, वो क्या हुई, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हुई एक तरीके की। अधिगम का आधार मानव प्रकृति है,
यानी कि जिस प्रकार की मानव की प्रकृति होगी, मानव का नेचर होगा, तो अधिगम उसी आधार पर होगा। मान लीजिए मेरी रुचि ज्योग्राफी में है, तो मेरा जो अधिगम का आधार होगा वो ज्योग्राफी से संबंधित होगा। मैं ज्योग्राफी से, अंतरिक्ष से संबंधित ग्रह, पृथ्वी, इन बारे में सीखूंगा। किसी की रुचि है होम साइंस में, तो वो जो है होम साइंस के विषय, खाना कैसा बनाना, ये कैसा करना, तो उसका आधार वो होगा कि मेरी प्रकृति ज्योग्राफी की हुई, दूसरे बच्चे की प्रकृति होम साइंस कोई, किसी की फिजिक्स की हो सकती है, किसी मतलब प्रकृति का मतलब जो है इच्छाएं, मनुष्य की, मेरी इच्छाएं अलग हैं, मेरा स्वभाव अलग है, मेरी आवश्यकताएं अलग हैं, तो मेरी प्रकृति अलग हुई, आपकी प्रकृति अलग हुई, तो मैं अपनी प्रकृति के अनुसार ही सीखूंगा। पता है कि जब मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मेरी प्रकृति में ये चीज़ नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मान लीजिए मुझसे जो है मैथ नहीं हो सकता, मेरी प्रकृति में कि मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है अपनी प्रकृति का, तो मैं उस चीज़ को नहीं सीख पाऊंगा जब तक मेरी प्रकृति में वो चीज़ विद्यमान नहीं होगी। यानी कि मनुष्य की जो रुचि है, अभिरुचि है, मनुष्य की जो इच्छा है, तो उसके आधार पर जो है अधिगम होता है। तो अधिगम की जो प्रकृति है, अधिगम की स्वयं का जो नेचर है, वो मानव के नेचर पर निर्धारित होता है। तो ये हुआ आपकी अगली प्रकृति। अगला नेचर क्या है, अगली प्रकृति क्या है अधिगम की? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम की जो प्रकृति है, सीखने की जो प्रकृति है, उसे आप कह सकते हैं ये एक मानसिक, यानी कि एक मेंटल प्रोसेसिंग है। यानी कि ये जो है दिमाग से रिलेटेड है, आपके बौद्धिक क्षमताओं से रिलेटेड है। देखिए, विभिन्न मानसिक शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया क्षमता हो व्यक्ति को अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। अभिकरण, धारण, प्रत्यास्मरण, अवबोध आदि शक्तियों के माध्यम से क्रमानुसार अधिगम संभव है। यानी कि जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति, जिस व्यक्ति के जो है मेंटल कैपेसिटी जैसी होगी, अभिकरण करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी, धारण करने की ज़्यादा शक्ति होगी, प्रत्यास्मरण यानी कि उसको जो है रिकॉल करने की जो है शक्ति जिसके अंदर जितनी होगी, तो उसी आधार पर उसका अधिगम होगा। यानी कि वो उतनी ही चीज़ सीख पाएगा जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके अंदर है। जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, आपका अभिकरण करना, धारण करना, स्मरण करना, अवबोध करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, तो ये सब चीज़ें जो हैं उतने लेवल पर ही होंगे जिस व्यक्ति में जितने लेवल की ये शक्तियां होंगी। तो ये अधिगम की जो प्रकृति है वो मानसिक प्रक्रिया पर, मतलब एक तरीके से मानसिक प्रक्रिया है। तो ये भी सब अधिगम की प्रकृति की। अधिगम की प्रकृति अगली क्या है? अधिगम वातावरण की उपज है। यानी कि अधिगम का जो नेचर है वो क्या होता है? एक तरीके से जो वातावरण से उपज रहा है, वातावरण से प्राप्त हो रहा है। यानी कि जिस वातावरण में जो समस्याएं निकल कर आ रही हैं, जिस वातावरण में जिस चीज़ की आवश्यकता है, वातावरण से होता है जो हमारे आसपास जिस जगह हम रहते हैं, आपकी सभ्यता, आपके लोग बाग, जो आपका समाज है, विद्यालय है, आपका मकान है, आपका परिवार है, आपका परिवेश, उसे बोलते हैं वातावरण। तो उस वातावरण की जो आवश्यकताएं हैं, उस माहौल की, आपके आसपास जिस चीज़ों की आवश्यकता है, जो उसकी उपज है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, तो अधिगम उस पर ही आधारित होगा। जहाँ पर लोगों को जो है लगता है कि यहाँ पर हमें इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, हमारे आसपास की उपज है कि वातावरण में कि इंग्लिश की आवश्यकता पड़ रही है, तो इंग्लिश सीखने की का जो है अधिगम होगा। जहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ पर जो है एक तरीके से चारों तरफ पानी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है सबको स्विमिंग आनी चाहिए, तैरना आना चाहिए, तो वातावरण की ज़रूरत होगी कि किस तरीके से स्विमिंग करना सीखें, किस तरीके से पानी में तैरना सीखें, तो वो सीखने की जो है उपज आएगी। यानी कि अधिगम जो होता है वो वातावरण से उपजता, वातावरण से पैदा होता है सीखना। यानी वातावरण में जो ज़रूरतें हैं उसी आधार पर हम सीखते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या हुई? वातावरण से उपज होती है, यानी वातावरण से पैदा होती है सीखने की प्रकृति। अब आता है अगली प्रकृति, अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। देखिए, अधिगम की जो मुख्य प्रकृति है वो है आपकी व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम की परिभाषा भी यही कहती है कि बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यानी कि किसी बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हम चाहते हैं उस तरीके का परिवर्तन लाना। जैसे बालक, मान लीजिए कोई बालक है, वो स्कूल नहीं जाता, वो अनपढ़ है, वो गंदा रहता है, उसके अंदर जो है चोरी की आदत है, वो मारपीट करता है और शिक्षा की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं, लेकिन हमने उसे धीरे धीरे स्कूल ले जाना शुरू किया, उसे हमने सिखाया कि ये चीज़ गलत है, उसे पढ़ना लिखना सिखाया,
उसे जो है धीरे धीरे हमने स्कूल के माहौल में ढाला, तो उसके व्यवहार में हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो परिवर्तन कैसे किया, अधिगम के द्वारों से नई नई चीज़ें सिखाकर, नई नई विधियों द्वारा नई नई चीज़ें सिखाई। तो वो क्या हुआ, उसके सीखने से, उसके अधिगम करने से, उसके लर्निंग करने से वो एक पढ़े लिखे बालक में परिवर्तित हो गया। उसका व्यवहार पहले जो अनपढ़ों वाला था अब पढ़े लिखे वाला हो गया। नहीं, व्यवहार में हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो व्यवहार में परिवर्तन ही करना अधिगम है, यही इसकी परिभाषा है, यही इसकी प्रकृति है और यही इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए आगे आएंगी विशेषताएं। अब विशेषताओं में क्या है, देखिए प्रकृति और विशेषताएं लगभग समान होती हैं, यानी कि यदि आप प्रकृति को देखेंगे और विशेषताओं को देखेंगे लगभग समान है, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग करके लिख दी हैं। ये आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप विशेषताएं या प्रकृति में से जो भी आपको याद आए तो आप विशेषता में भी लिख सकते हैं, उसे प्रकृति में लिख सकते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, सीखने के व्यवहार में परिवर्तन करना। अभी हमने इस पर चर्चा की है कि सीखने से क्या होता है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। पहले मुझसे जो है बोलना नहीं आता था, पढ़ाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने सीखा किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से बच्चों को समझाना है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थित होती है, यानी कि जो हम व्यवहार अर्जित हम चीज़ अर्जित कर रहे हैं, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, जो व्यवहार हम कहीं से प्राप्त करते हैं, किसी चीज़ को देखकर किसी व्यवहार को सीख रहे हैं, तो वो अपेक्षाकृत स्थिर होता है, यानी स्थित रहता है वो व्यवहार। हम उस व्यवहार को कम भूलते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि बालक कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। जन्म के समय अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद अपने पड़ोस से सीखता है, उसके बाद अपने स्कूल में सीखता है, फिर अपने कार्य क्षेत्र में सीखता है, फिर अपने समाज से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, अपने आसपास के मित्रों से सीखता है, अपने दुश्मनों से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, अपने जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे सीखता है, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से सीखता है, अपने जीवन में आने वाली खुशियों से सीखता है। यानी पूरे जीवन कुछ ना कुछ बिना रुके सीखता रहता है। तो इसकी विशेषता हुई जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये विशेषता में भी और प्रकृति में भी यही पॉइंट है लगभग। तो आप विशेषता और प्रकृति में इन्हें रिपीट कर सकते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना, इस संसार में जितने भी जीवधारी पे अपने अपने तरीके से अनुभवों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सभी लोग या प्राणी सीखने की पूरी क्षमता रखते हैं, और जो भी अंतर इस बारे में देखने को मिलता है उनमें प्राप्त अनुभव अवसर की जो है उसमें विशेष योगदान होता है। देखिए हर मनुष्य में, हर जीवधारी में, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य से कंपटीशन करें, मतलब प्रत्येक मनुष्य में सीखने की क्षमता बराबर है। लेकिन किसी व्यक्ति को कम अनुभव है, किसी व्यक्ति को कम अनुभव मिले हुए हैं, किसी व्यक्ति को जो है कम मौके मिले हुए हैं, अवसर कम मिले हैं सीखने के, तो उसके सीखने में, और जो व्यक्ति को ज़्यादा अनुभव मिले हैं सीखने के, मान लो किसी व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ाने मिल रहा है, ज़्यादा क्लासें लेने मिल रही हैं, उसने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, उसे अवसर मिले हैं कोर्स करने के, तो उसके जो है टीचिंग के स्किल्स या टीचिंग की जो उसकी व्यवहार है उसमें जो है कुछ अंतर होगा। जो जिसे अवसर अनुभव कम मिले हैं उसमें कम हो सकता है। लेकिन एक सार्वभौमिक नियम है कि सभी जो हैं बराबर सीखते हैं। तो सीखने का एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित है, यानी सीखना जब तक नहीं हो सकता जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा, जब तक आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। आपको पता है कि हमें अध्यापक बनना है, तो आपके उद्देश्य हैं कि आपको पहले बीएड करना है, फिर टेट करना है, फिर आपको सुपर टेट करना है, और उसके बाद जो है आपका लक्ष्य निर्देशित है पहले से ही, तो आपको करना है सरकारी अध्यापक बनना है। तो सीखोगे जब ही आप, जब आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपको यही नहीं पता कि इसे करके करना क्या है, तो आप सही से सीखोगे ही नहीं। जब तक सीखने की आपके अंदर ललक नहीं होगी, जब तक आपके उद्देश्य, आपका लक्ष्य सेट नहीं होगा। सीखने का संबंध अनुभवों की नींव पर व्यवस्थित होता है। अगली विशेषता है, सीखने का संबंध जो है अनुभवों की नींव व्यवस्था से होता है, यानी कि अनुभव जो है जितना पक्का अनुभव होगा, जितनी अनुभव की नींव मजबूत होगी, अनुभवों की नींव मजबूत होगी, तो उतना ही आपके सीखने में परिपक्वता होगी, आप उतने ही अधिक अधिगम करोगे। आपका आता है सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। वातावरण जो है, सीखना जो है हमारे वातावरण से, मतलब वातावरण, और जो हम क्रियाशीलता यानी कि जो हम क्रिया करते हैं, जो एक्शन करते हैं, तो वातावरण की, और जो वातावरण के अंदर रहकर हम क्रियाशील मतलब क्रियाएं कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं,
तो वो जो है सीखने के लिए हमें तैयार करती है। यानी कि सीखने की जो उपज है, वातावरण क्रियाशीलता की उपज क्या हुई, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट हुआ उसकी और जो हम एक्शन कर रहे हैं उसकी दोनों चीज़ों की उपज क्या होती है, सीखना होता है, यानी कि लर्निंग होती है। हम कोई ना कोई चीज़ जब भी सीखते हैं जब वातावरण की नीड्स होती है, वातावरण की ज़रूरत है और कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ हमें सीखने को मिलती है। जो बालक जितना अच्छी तरह से पूर्ण सक्रिय होकर वातावरण के साथ अपेक्षित अनुक्रिया करेगा वह उतना ही सीखने के मार्ग पर आगे बढ़ेगा सकेगा। वातावरण में उद्दीपनों की उपस्थिति चाहे कैसी भी समझ क्यों ना हो, सीखने वाले के द्वारा अगर सक्रिय होकर अनुक्रिया नहीं की जाएगी तो सीखने का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि कोई बालक कुछ चीज सीख रहा है, यदि वो अनुक्रिया नहीं करेगा, यदि वो सक्रिय नहीं होगा तो उसको सीखने में बाधाएं आएंगी, यानी वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। इस तरह सीखने की प्रक्रिया में यह विशेषता होती है कि सीखने वाले से वातावरण के साथ पर्याप्त क्रियाशीलता होनी चाहिए ताकि अनुभवों के माध्यम से उसे उचित अधिगम मिले। अगली विशेषता, सीखने की एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण, यानी कि हम कोई चीज़ एक जगह सीख रहे हैं, उस सीखे हुए ज्ञान को हम दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार से काम में ला सकते हैं। जैसे जो कुछ एक परिस्थिति में सीखा जाता है उसका अर्जन किसी दूसरी परिस्थिति में सीखने के कार्य में बाधक या सहायक बन सकता है। इस तरह अधिगम अर्जन की एक विशेषता इसी बात को लेकर है कि उसका एक से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता रहता है। मान लीजिए हमने साइकिल चलानी सीख ली, साइकिल चलाने के बाद हम जब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो ये साइकिल चलाने का ज्ञान जो है, साइकिल चलाने की जो सीखी हुई चीज़ है वो हमारे कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल सीखने में भी काम आएगी। कैसा आएगी, आपको स्टीयरिंग पकड़ने का, आपको दो पहिए पर चलने का अनुभव होगा, तो वो अनुभव आपके जो है मोटरसाइकिल चलाने में भी काम आएगा। लेकिन कहीं कहीं कोई चीज़ बाधक भी बन जाती है, कोई पहले का ज्ञान आपको बाधा प्राप्त कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पर जो है एक तरीके से लेफ्ट हैंड पर बैठ कर गाड़ी चलाते हैं, विदेश में जब जाते हैं तो वो राइट हैंड पर बैठ कर गाड़ी चलाई जाती है फोर व्हीलर, तो वहाँ पर जो है पहला वाला ज्ञान दूसरे वाले ज्ञान में बाधक बन जाता है, क्योंकि आपका गेयर जो है दूसरे हाथ से डलता है, वहाँ पर गेयर जो है दूसरे हाथ से चलता है। तो इस तरीके से कभी कभी पहला जो सीखा हुआ ज्ञान है दूसरे ज्ञान में बाधक भी बन जाता है। सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो शिक्षण के अधिगम के उद्देश्य हैं वो जब तक हम कोई चीज़ सीखेंगे नहीं तो हमें जो है अधिगम के जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें कुछ जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उस चीज़ को सीखना ही पड़ता है। तो अधिगम की ये भी विशेषता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी जो है अधिगम का काम है। सीखना उचित वृद्धि विकास में सहायक करता है। देखिए, वृद्धि एवं विकास सभी आयामों यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक, नैतिक, भाषा के संबंधित विकास आदि में सीखने की प्रक्रिया हर कदम पर सहायता करती है। यानी कि सीखना जो है उचित वृद्धि, यानी वृद्धि के साथ साथ विकास, तो विकास और वृद्धि जो होती है वो सीखने के द्वारा होती है और सभी आयामों को जो है सीखने जो है प्रभावित करती है, चाहे आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक या नैतिक या भाषा का कोई भी विकास हो वो जो है सीखने से प्रभावित होता है। तो ये सीखने की अगली विशेषता है। अब आते हैं अधिगम के प्रकार। गत्यात्मक सीखना, प्रत्यक्षात्मक सीखना, हस्तकौशल सीखना, विचारात्मक सीखना, प्रशंसात्मक सीखना, सहचारी सीखना, अभिवृत्तात्मक सीखना। तो इन पे एक एक करके थोड़ी चर्चा करते हैं और विस्तृत रूप में आप यहाँ से ले सकते हैं। गत्यात्मक का मतलब होता है इस प्रकार अधिगम में चलकर, भागकर, दौड़कर, बैठकर, यानी जिसमें हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें हम जो है एक तरीके से गति कर रहे हैं, चाहे वो हम हाथों से कर रहे हो, चाहे हम चल रहे हो, चाहे हम दौड़ रहे हो, चाहे हम अभ्यास कर रहे हो किस चीज़ की, तो वो क्या हुआ, गत्यात्मक द्वारा सीखना, नहीं गत्यात्मक विधियों द्वारा सीखना। अब प्रत्यक्षात्मक कैसे सीखना होता, प्रत्यक्ष का सीखने का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा सीखने में ज्ञान इंद्रियों द्वारा संवेदना प्राप्त होती है। जब एक छोटा बच्चा किसी जलते हुए दीपक को देखता है, यानी कि प्रत्यक्षात्मक का मतलब यह है कि जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, कोई चीज़ हमने प्रत्यक्ष रूप से देखी, उसे देखकर हमने सीख लिया। हमने कोई चीज़ छूकर देख लिया, अपने इंद्रियों से हम जो चीज़ अनुभव कर रहे हैं, नाक, कान, आँख, त्वचा, शरीर, तो इनसे हम जब छू रहे हैं कोई चीज़ गर्म है, हमने आंखों से देखी ये जो चीज़ सफ़ेद है, ये चीज़ लाल है,
इस तरीके से हमने कोई चीज़ सूंघी, ये गंध अच्छी है, या ये जो है दुर्गंध है, ये जो है सुगंध है। तो इस तरीके से जो हमें अनुभव हुए, जो ज्ञान हुआ, हमने कोई चीज़ सीखी अपने इंद्रियों द्वारा, तो वो प्रत्यक्ष रूप से जब सीख रहे हैं हम, तो वो क्या हुआ आपका प्रत्यक्षात्मक सीखना। हस्त कौशल द्वारा सीखना, हस्त कौशल का अर्थ होता है हाथ के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को सीखना, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, लिखना, गेंद फेंकना, वस्तुओं को तोड़ फोड़ करना, उठाना इत्यादि अनेक कार्य। जो भी कार्य हम हाथों द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, लिख रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, या कोई चीज़ तोड़ रहे हैं, कोई फोड़ रहे हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, जो भी हम हाथों से कार्य कर रहे हैं वो होगा हस्त कौशल द्वारा सीखना। कोई कारीगरी का काम कर रहे हैं हाथों से, या कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई चित्रकारी कर रहे हैं, वो क्या हुआ हस्त कौशल द्वारा सीखना हुआ। विचारात्मक सीखना, जन्म से के कुछ सालों तक बालकों में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह किसी भी कार्य को सोच विचार कर करता है, जिससे बालक का मानसिक विकास भी कहा जाता है। बालक किसी भी समस्या को अपने विचारों से या धारणाओं से अलग अलग तरीके से हल करने का प्रयास करता है और उन समस्याओं के समाधान खोजने निकालने लगता है। विचारात्मक अध्ययन में स्व शिक्षण का मुख्य महत्व होता है, यानी कि जब हम किसी समस्या का स्वयं अपने विचारों द्वारा समाधान करने की कोशिश करते हैं, या बालक किसी समस्या का स्वयं समाधान करने की कोशिश करता है अपने विचारों द्वारा, अपनी थॉट्स द्वारा, कि इस काम को ऐसे कर लें, ये समस्या आई तो इस विचार आए उसके मन में कि इस काम को ऐसे करना है। तो जब विचारों द्वारा कोई चीज़ सीखता है तो वो क्या हुआ आपका विचारात्मक सीखना हुआ। आपका आता है प्रशंसात्मक सीखना, कि प्रशंसा का जो है हर कोई भूखा होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो। तो जब हम कोई बच्चा काम करता है, कोई बच्चा सीख रहा है कुछ, हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो वो उस कार्य को और अच्छे से सीखता है। सहचारी सीखना, देखिए संगठन करने के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी पुरानी घटनाएं हैं, जो आपकी नई घटनाएं हैं, उन या जो आपने पुराने अनुभव, आपके जो नई चीज़ें हैं, उन सब घटनाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करके सहचारिकता करके जो जब चीज़ सीखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, सहचारी द्वारा सीखना। अभिवृत्त्यात्मक सीखना, अभिवृत्तात्मक का होता है रुझान या लगाव। कुछ बालकों को किसी चीज़ में अपना मन लगाना लेते हैं तो उसे ख़त्म किए बिना नहीं उठते। उसी प्रकार जिस काम को करने का उसमें रुचि लगती है उस काम को वह नहीं करते, यानी कि जिस काम में बच्चे का जो है रुझान है, लगाव है, अभिवृत्तियात्मक जो है दृष्टिकोण है, तो उस चीज़ को बच्चा जल्दी से सीखता है। यानी कि अभिवृत्तियात्मकता का मतलब होता है रुझान या लगाव, यानी जिस चीज़ से लगाव होगा उस चीज़ को जल्दी से सीखेगा। तो लगाव या रुझान या जो उसकी रुचि है उसके द्वारा सीखने को बोलते हैं हम अभिवृत्त्यात्मक सीखना। अब आशुबेल ने जो 1968 में सीखने के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए हैं। आपका पहला है अभिग्रहण द्वारा सीखना। अभिग्रहण शिक्षा में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अभिग्रहण सीखना मात्र रट कर ही सीखा जाता है, परंतु आशुबेल ने स्पष्ट कर दिया कि यह रट कर भी हो सकता है तथा समझ कर भी हो सकता है। यानी कि अभिग्रहण क्या होता है, शिक्षक ने या सिखाने वाले ने बालक को जो है कोई सामग्री दे दी, कोई सामग्री लिखा दी, बोल के करके दिखा दी। बच्चा क्या करेगा, उसे या तो समझ सकता है या उसे रट सकता है। मान लीजिए मैं कोई सामग्री आपको दिखा रहा हूं, या तो आप चीज को समझ भी सकते हैं या आप इसका रट्टा मार सकते हैं। दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं, यानी अभिग्रहण कर सकते हैं। अन्वेषण द्वारा सीखना, अन्वेषण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा दी गई सामग्री में से नई संप्रत्यय या कोई नया नियम या नया विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अन्वेषण सीखना हमेशा अर्थपूर्ण ही होता है, परंतु आशुबेल ने स्पष्ट किया है कि अर्थपूर्ण भी हो सकता है और कभी लौटकर भी संपन्न हो सकता है। यानी कि कोई कंटेंट दिया, कोई समस्या दी, मैंने कोई प्रश्न दिया आपको, आपने क्या किया, उसमें कोई नए संप्रत्यय, नए विचार, कोई क्रिएटिविटी दिखाई, कोई नया मूल्य आए, उस चीज को करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया, तो वो क्या हुआ, विद्यार्थी का अन्वेषण द्वारा, यानी कि एक तरीके से रिसर्च द्वारा, अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च, ये शोध द्वारा जो है उसने नई चीज़ों का शोध कर लिया, नई चीज़ों की खोज कर ली, तो नई चीज़ों के द्वारा सीखना, यानी नई चीज़ों की, यानी शोध द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, इस विधि का मतलब होता है। इस विधि में दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। विद्यार्थी या तो कोई नई चीज़ खोज सकता है और हो सकता है कि नई चीज़ ना खोजे, तो ये हुआ आपका अन्वेषण द्वारा सीखना। रट कर सीखना, वैसे सीखने को
कहा जाता है, जिसमें शिक्षार्थी दी गई सामग्री को सहचार्य शब्द मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखकर निरर्थक पदों का सीखना, शब्दों को जोड़ को सीखना, इसी श्रेणी के सीखने के उदाहरण है। यानी कि किसी चीज़ को हमने रट लिया, उसका कोई अर्थ हमें पता नहीं है, हमें उसका मतलब नहीं पता है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने केवल वो लाइनें रट ली और वो चीज़ें रट के हमने सीख ली, हमें नहीं पता कि ये क्या है और इसमें क्या हो सकता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हम रट कर सीखते हैं तो उस विधि को कहते हैं रट कर सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, आशु बेल के अनुसार इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए शिक्षकों में विशेष तरह के सीखने पर अधिक बल डाला जाता है। अर्थपूर्ण सीखना ओ वैसी सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखने वाले सामग्री को सरलता तत्वों को एक नियम के अनुसार समझकर तो उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। इस थ्योरी पर मत जाइए। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब यह है कि हमने कोई किसी चीज़ को जब हम सीख रहे हैं तो हमने उसका अर्थ समझ लिया, उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, हम उस चीज़ को समझ गए, उस चीज़ का हमने जो है कंक्लूजन निकाल लिया, तो उसका जो हमने अर्थपूर्ण यानी उस चीज़ का हमने मीनिंग निकाल कर उस चीज़ को समझ गए, तो वो क्या हुआ आपका अर्थपूर्ण सीखना। तो 4 प्रकार थे आशु बेल के। तो हमने चर्चा की अधिगम की अर्थ पर, अधिगम की परिभाषा पर, अधिगम की प्रकृति और विशेषता पर और अधिगम के प्रकार पर। तो ये मुख्य रूप से आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट और आपके बीएड डीएलएड में यहाँ से क्वेश्चन उठता है, अवश्य उठता है। आपको ये बातें याद आएंगी जब आप कहीं परीक्षा देंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप डेली नोट्स बनाइए, डेली के डेली अपनी चीज को, अपने व्यवहार को परिवर्तित करते जाइए। रटना नहीं है, सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है, व्यवहार में ढाल लीजिए यदि आपको टीचर बनना है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।